जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 स्टार्ट करते हैं। कैप 5 का पार्ट बी। लेक्चर 115 पार्ट बी कैप 5। अच्छा जी, आईएएस 12 के अंदर एक डिस्कशन है कि कभी कभी ना वो पेपर में, आज तक वैसे उसने पूछा नहीं, पूछ सकता है कि आईएएस 12 में आप रिकॉन्सिलिएशन बनाएं रेट्स की बेस पे। हम जो रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं ना, डेट इज बेस्ड ऑन रुपीज। लेकिन वो पेपर में कह सकता है कि आप रेट की बेस पे रिकॉन्सिलिएशन बनाएं। तो ये कैसे बनेगी जरा देखते हैं। वॉल्यूम 1 खोलें जरा, पेज 360 निकालें। निकाल लिया? पेज 360 निकाल लिया तो एन लिख दें। ओके, ये मैं एक रिकॉन्सिलिएशन आपको शो करता हूँ आईएस 12 की। ये हमने रुपीस की बेस पे की हुई है जी। रुपीस की बेस पे यानी रुपीज एंड मिलियन की बेस पे। इसमें कोई प्रॉफिट आया होगा, उस पर हमने टैक्स रेट लगाया होगा, ये उसके ऊपर टैक्स आ गया होगा। एग्जेम्प्ट इनकम फिर हमने माइनस की होगी, फिर हमने डिविडेंड पे रेट कम लगा होगा वो माइनस किया होगा, फिर डिडक्शन नॉट अलाउड होगी वो ऐड की होगी। ओके, इस रिकॉन्सिलिएशन को बोलें क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन रुपीज। अगर सवाल पेपर में कहे कि आईएस 12 वाली रिकॉन्सिलेशन बनाएं तो हम यही बना के आ जाएंगे जो हम क्लासेस के अंदर बना रहे थे, और इसी तरीके से पेपर में बनाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो कह दे, आज तक उसने कहा नहीं कि रिकॉन्सिलेशन बनाएं परसेंटेज की बेस पे, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने एक काम करना है, आपने रुपीज वाली रिकॉन्सिलेशन बनानी है। अंदर वाले कॉलम में बना लें या वर्किंग में बना लें, वो आपकी मर्जी है। रुपीज वाली रिकॉन्सिलेशन बना के आपने एक रेट वाली रिकॉन्सिलेशन बनानी है। आपने एक रेट वाली रिकॉन्सिलिएशन बनानी है रुपीज वाली रिकॉन्सिलिएशन बना के। वो रेट वाली रिकॉन्सिलिएशन क्या होगी, ये जरा तसल्ली से सुनिएगा। वो जी रिकॉन्सिलिएशन ये होगी कि आप जो रुपीज वाली रिकॉन्सिलिएशन होगी उसको रेट में कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे? आप सारी फिगर्स को 508 पे डिवाइड कर देंगे, बस। सारी फिगर्स को 508 पे डिवाइड कर देंगे। अब जब आप सारी फिगर्स को 508 पे डिवाइड करेंगे, सारी रुपीज वाली फिगर को यानी पीबीटी पे डिवाइड करेंगे, इस फिगर को भी डिवाइड कर दिया, 3.6 को भी डिवाइड कर दिया, 7 को भी डिवाइड कर दिया, 1.5 को भी डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये जो रिकॉन्सिलिएशन बनेगी डेट विल बी कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन इन परसेंटेज। अब आप देखें 30% ये आ रहा है, इधर नेगेटिव साइन है तो इधर भी नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन है तो इधर भी नेगेटिव साइन, इधर पॉजिटिव साइन है तो इधर भी पॉजिटिव साइन। इफेक्टिवली हमने हुकूमत को 28.21% टैक्स दिया है। इसकी कोई वजह बता सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का रेट है 30% और हम उसे 28% टैक्स दे रहे हैं? इसकी वजह शायद क्या होगी? इसकी वजह ये होगी कि हमारी कुछ इनकम्स माफ हैं, कुछ इनकम्स पे कम रेट है। हाँ, कुछ डिडक्शंस नॉट अलाउड भी हैं, लेकिन वो फिगर आप देखें 5 रुपए, इतनी ज्यादा नहीं है। तो एग्जेम्प्ट इनकम्स या माफ इनकम्स या लोअर रेट वाली इनकम्स हमारी ज्यादा हैं, और खर्चे नॉट अलाउड हमारे कम हैं। इस वजह से हमें एग्जेम्पशंस की वजह से फायदा मिल गया और हमारा इफेक्टिव रेट कम हो गया। ये डिस्कशन क्लास में हुई थी या नहीं हुई थी? मेरे ख्याल से नहीं हुई थी। नहीं हुई थी तो एन लिख दें। ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि अगर पेपर में खुदा ना खास्ता वो कह दे कि रिकॉन्सिलेशन परसेंटेज की बना बेस पे बनाएं, तो पहले कौन सी रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे? पुराने वाली, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन रुपीज, जो हमें बनानी आती है। और फिर सारी फिगर्स को पकड़ के किससे डिवाइड कर देंगे? सारी रुपीज वाली फिगर को किससे डिवाइड कर देंगे? जल्दी लिख के बताएं। एक्सेलेंट। सारी प्रॉफिट वाली सारी फिगर्स को पकड़ के पीबीटी से डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये रिकॉन्सिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बोलें, जल्दी बोलें। सिर्फ एक दो स्टूडेंट ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये रिकॉन्सिलेशन कौन सी हो जाएगी? बोलें। ओके, दैट इज, ये रिकॉन्सिलिएशन जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। डन जी, आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने ऐसी कुछ सवाल रखता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई भी सवाल है, ये एक सवाल ले लेते हैं। ऐसे ये एक सवाल है पेज 352 पर। अब मैं 25.6, 1.6, 0.32 और 1.92 को किससे डिवाइड करूं? बोलें, बोलें जल्दी बोलें, जल्दी बोलें, सारे बोलें, किससे डिवाइड करूं?
एक्सेलेंट, 80 से। तो 25 सर, ये 6 को आप 80 से डिवाइड करें, इसको 80 से डिवाइड करें, इसको 80 से डिवाइड करें, इसको 80 से डिवाइड करें। साइन वही रखने हैं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जो भी जवाब आ जाएगा इट विल बी कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन इन, बोले बोले बोले, रिकॉन्सिलिएशन इन परसेंटेज। एक्सेलेंट, इट्स ओवर, क्लियर। आगे चलें, क्योंकि टाइम भी आपके पास कम है अभी। आगे चलें। ओके, ये जी पहली चीज होगी हमारी। दूसरी चीज, आगे चलें, ये लिख दें, लीज। लीज में रिवीजन ऑफ डिस्काउंट रेट। तो ये आपने असल में लीज काफी पढ़ ली होगी, तो मैंने कहा आज आखिरी दफा हैंड रिटन पेज पे आके आपको बता दूं। अगर कभी पेपर में इंटरेस्ट रेट या रेंटल मिसिंग हो तो हमेशा किसका फॉर्मूला यूज करना है? हमेशा आपने लेसी या लेसर का सवाल हो तो फॉर्मूला किसका यूज करना है? लेसर का। लेसर का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर प्लस पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। आईडीसी वो होगी जो लेसर ने पे की है। इंटरेस्ट रेट हमेशा इसमें इम्प्लिसिट यूज करना है हमेशा, जब भी मिसिंग रेंटल निकाल रहे हों। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है और आईडीसी गिवन भी हो तो कितनी लेनी है? 0 लेनी है। इससे मिसिंग रेंटल निकल आएंगे। अब अगर सवाल है लेसी का तो आप इम्प्लिसिट रेट यूज कर लें, नहीं अवेलेबल तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर लें, और अगर सवाल है लेसर का तो इम्प्लिसिट रेट यूज कर लें। अगर सवाल है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर तो आपने रेट यूज करना है हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट, इन दोनों में से आपने हायर यूज करना है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपने कैलकुलेट करना है, दोनों में से हायर जो रेट होगा, इम्प्लिसिट और इंटरेस्ट रेट। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हैंड्स रेज मत करें, चैट में लिख के भेजें जो सवाल है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जो सेल की जनरल एंट्री करनी है ना, सेल की जनरल एंट्री, वो आपने करनी है फेयर वैल्यू एंड पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। इसके लिए वो सगाई वाला सवाल था जो क्लास के अंदर करवाया था, उसको एक दफा कर लीजिएगा। क्लियर, रिवीजन हो गई, आगे चलें। ओके, अच्छा जी, अगली चीज मोहतरम, खुदा ना खास्ता आईएफआरएस 9 में जो इफेक्टिव रेट है, अगर वो पेपर में कभी मिसिंग हो जाए, पेपर में कभी इफेक्टिव रेट मिसिंग हो, यानी इफेक्टिव रेट सवाल में नहीं दिया हुआ, तो कैसे इफेक्टिव रेट निकालेंगे? कैलकुलेटर हाथों में पकड़े जरा, कैलकुलेटर हाथों में पकड़े। वैसे कभी उसने मिसिंग किया नहीं, मैं एहतियात के दर्जे में बता रहा हूँ। ये एक हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 12। इसमें आपने टाइम 0 पे खड़े होकर देख लेना है कि हमारा आउटफ्लो कितना हो रहा है, टाइम 0 पे खड़े होकर। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ डायग्राम की फॉर्म में, क्लास में भी मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, वी परचेज डिबेंचर्स ऑन 1 जनवरी 15, और डिबेंचर की फेस वैल्यू है 50,000, हमने परचेज किए हैं 2% प्रीमियम पे। तो बता दें कि परचेज प्राइस कितनी हो गई? 51,000। तो व्हाट इज माय आउटफ्लो? 51,000। 51,000 का मेरा आउटफ्लो हो गया। अच्छा, 51,000 का मेरा आउटफ्लो हो गया। आगे चलते हैं। अब इस 51,000 के डिबेंचर परचेज करके मुझे मिलना क्या है? मुझे मिलना है फेस वैल्यू के ऊपर कूपन रेट पे इंटरेस्ट। तो इधर भी मुझे 6,000 मिलना है पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे भी मुझे 6,000 मिलना है। अब रिडेम्पशन कितने पे होनी है वो फिगर मैंने सारी लिखी हुई है, आपने भी लिखी हुई है। ये पेज नंबर 651 है हमारी वॉल्यूम 1। रिडेम्पशन होनी है जी 48,500 पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम, अगर मैं आपसे कहूं कि इस डेटे की बुनियाद के ऊपर आप निकाल दें रेट, तो वो इस तरह निकल आएगा, 6,000 इंटू, ये तो, अब आपका सवाल अभी इस लेक्चर से हटके है, इनको जरा एंड पे लेते हैं। अच्छा, मिसिंग रेट निकालें जी, इफेक्टिव रेट निकालें। 6,000 इंटू 1 पॉइंट, कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 6,000 पे एनओटी का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 1 पॉइंट एक्स। आप लोग कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं वो आपको मेरे से बेहतर पता है। रेस टू पावर -2 डिवाइडेड बाय पॉइंट एक्स। कैलकुलेटर पे आपको लिखना मेरे से बेहतर आता है। आगे चलें।
और 48,500 इंटू 1.x⁻² ये फॉर्मूला करके एक्स निकल आएगा, परसेंटेज निकल आएगी। इधर इफेक्टिव रेट को निकाल के दिखाए इससे। टाइम जीरो पे खड़े होकर 51,000 हमने इन्वेस्ट की है, उसके बदले हमें फ्यूचर में 6,000 2 दफा मिलना है और 48,500 दूसरे साल के एंड पे एक दफा मिलना है। कोई कैलकुलेटर पे इफेक्टिव रेट निकाल के दिखाए। ऐसा लीज में करना आपको सिखाया था। कोई कर रहे तो के लिख दे। जी करें। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स करें। वैसे मिसिंग कभी हुआ नहीं इफेक्टिव रेट, अगर हो जाए तो इस तरह टाइम जीरो, यानी आज खड़े होकर क्या मेरा आउटफ्लो है और फ्यूचर में क्या मुझे इनफ्लो आना है। इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं है, जल्दी करते हैं। तो जवाब भी बताए ना तो ये पाजवा, क्या जवाब आया है? 9.42। एक्सेलेंट। 9.42। तो लीज में भी इसी तरह पाया था, इसमें भी इसी तरह निकलेगा। अच्छा अब ये क्या होगी बोले, परचेज प्राइस। ये क्या हो गया, आउटफ्लोज और इनफ्लोज प्लॉट करने हैं। बोले क्या प्लॉट करने हैं, आउटफ्लोज और इनफ्लोज। परचेज प्राइस मेरा आउटफ्लो हो गया, फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा, ये मेरा इनफ्लो हो गया, और ये भी मेरा इनफ्लो हो गया। आउटफ्लोज और इनफ्लोज आपने प्लॉट करने हैं। डन, वेल डन, तीन चार लोगों ने निकाल लिया। इसी तरह ये अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन 13। इसमें मैंने डेटा नीचे लिखा हुआ है क्लास में, इसी डेटे को यूज कर लेते हैं, इसी डेटे को यूज कर लेते हैं। ये लेक्चर बाद में यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा अगर किसी ने कैलकुलेशन अभी तक नहीं की। अच्छा जी, फेस वैल्यू छोड़े परे, फेस वैल्यू को कुछ नहीं करना, मैंने क्या इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्लॉट करने हैं। परचेज प्राइस इज 55,900, रिडेम्पशन इज 64,500, और ये 3 साल का है जी, 3 साल का। ये 3 साल हो गए। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं मैं कितने के खरीदूंगा डिवेंचर, 55,900 के। मुझे कूपन रेट कितना मिलेगा, 0%, 0, 0, 0। और मुझे रिडेम्पशन कितने पे होगी, 64,500। लेकिन मेरा आउटफ्लो एक और भी है इस सवाल में, वो जरा कोई बताए। ये तो मैंने पिछले सवाल की तरह लिख लिया, मेरा आउटफ्लो एक और भी है। इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्लॉट करने हैं, मेरा आउटफ्लो एक और भी है। कोई बताए। जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 2,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये भी मेरा आउटफ्लो है। तो अब इन दोनों को जमा करें जरा, यानी मेरी जेब से 55,900 भी गए और 2,000 मेरे लॉयर को भी गए, तो टोटल हो गया 57,900। अब जरा आप वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें। फॉर्मूला किस तरह बनेगा, 57,900 इज इक्वल टू, जीरो को 3 साल तक डिस्काउंट करना है, उसकी जरूरत नहीं है, 64,500, 1.x⁻³ ऐसे ही होगा। निकालें जी क्या इफेक्टिव रेट निकला है। जी जबरदस्त, 3.66% जो है वो हमारा इफेक्टिव रेट निकला है। गुड जी, वेल डन। आगे चलें। अच्छा, तो अब असूल क्या बना, परचेज प्राइस डिवेंचर के केस में प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये मेरा आज का हो जाया करेगा आउटफ्लो। इनफ्लो क्या होगा, कूपन रेट, कूपन रेट, कूपन रेट और रिडेम्पशन, इन सबको हम इज इक्वल टू का फॉर्मूला बीच में डालेंगे इनके दरमियान में, तो रेट आपका निकल आया करेगा। बट अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी हुई तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जमा करेंगे या माइनस, किसी को याद हो, जमा करेंगे या माइनस
माइनस करेंगे। हाँ, 1 पॉइंट एक्स नहीं, वो कैलकुलेटर पे आप 1 + x लिखते हैं, वो ठीक है, वो आपकी बात सही है। ओके, तो ये थी छोटी सी डिस्कशन। अगर डिवेंचर है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आपने ऐड करना है, डिवेंचर परचेज करें, और अगर इशू करें तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को यहाँ माइनस करना है। बाकी इंशाल्लाह वही डेटा होगा। बता दें कि इधर क्या आ गई, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और दूसरी तरफ, अच्छा लीज में भी देखें इसी तरह है, आउटफ्लोज और इनफ्लोज को कंपेयर किया है। मिसिंग मिसिंग जो रेट था जब, उसमें भी मिसिंग रेट हो सकता है ना। आउटफ्लो फेयर वैल्यू, आप अपने एसेट बाजार से खरीदा, आईडीसी ऑफ लेसर, आपने लेसर को, आपने लॉयर को पैसे दिए, और ये आपको लेसी से पैसे आने हैं, और ये यूजीआर भी आप। तो लीज में भी ऑलमोस्ट इसी तरह है, आउटफ्लोज और इनफ्लोज को मैच किया जाता है, और हमारा मिसिंग रेट निकालते हैं। बहरहाल मिसिंग रेट निकालने में तो हल्की फुल्की मेरे ख्याल से एरर भी होगी, तो उसका आधा एक नंबर कटेगा। लेकिन ये नहीं कि आप मिसिंग की कोई इफेक्टिव रेट, या कभी रेट मिसिंग हुआ तो आप सवाल ही छोड़ के आ जाएं। वैसे आज तक कई सालों से है कि अपने अभी तक रेट कभी मिसिंग किया नहीं। आगे चलें जी। अ, अच्छा जी, एक हमारी डिस्कशन थी जी फाइनल अकाउंट की। थर्ड शेड्यूल मैंने कहा था, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं कुछ। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज है ना, ये मैंने आपको कहा था शायद चेंज हो गई हैं लॉ में। तो ये आईकेएफ से कंफर्म किया था चेंज हो गई हैं, मेरा नहीं ख्याल, वैसे ये टेस्ट करेगा वो। लेकिन मैं आपको इसलिए उन पर सिर्फ नज़र मरवा रहा हूँ, क्योंकि आईकेएफ ने कहा था कि हाँ हमारी किताब के अंदर गलती हो गई है, तो हमने उनको जो है वो नहीं डाला हुआ सही वाली को। पता नहीं किस लेक्चर में हमने किया था थर्ड शेड्यूल, मुझे तो अब याद भी नहीं आ रहा। किसी को याद हो अगर, लेक्चर हमारा कौन सा था। वो आप नोट्स के अंदर सर्च कर लीजिएगा, किस लेक्चर के अंदर हमने किया था थर्ड शेड्यूल। ये याद, लेक्चर 102 में हमने थर्ड शेड्यूल किया था। तो यहाँ मैंने आपको पेज 2 के ऊपर कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं, ये असल में लॉ में चेंज होगी, मैं आई के अपने अपनी किताब में चेंज नहीं की हुई, ये वाली। तो अब ये मैं आपको सही वाली बता रहा हूँ जो यहाँ आएंगी। लेकिन एक बार याद रखिएगा, मैंने बता दिया था इन पे आईएफआरएस लगेगा, और इन पे फिफ्थ शेड्यूल लगेगा। इनको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, इनमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये होती नॉन लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती। और आगे उसी तरह ये अब मैं इनको कटवा रहा हूँ जिनको मैंने हाईलाइट किया, और इनको कटवा के आज के नोट्स में नई वाली डाल रहा हूँ। वेल डन, इनको लेक्चर नंबर याद था। आज वाले नोट्स के पहले सफे पे अभी मैं ये अपलोड कर दूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में कौन सी आती हैं, बिल्कुल ये याद नहीं करने यार, एक दफा पढ़ लीजिएगा बस। आसिम खान हैंड मत रेज करें, जो सवाल है वो लिख के पूछें। नॉन लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनी एज डिफाइंड इन एक्ट, मेरे साथ एक दो दफा पढ़ लें ताकि आपको याद हो जाए। रजिस्टर्ड एंड licensed under administered legislation or rules or regulations made there under non-banking finance companies, asset management companies, pension fund manager, REIT companies, Garba companies, insurer, securities exchange commission, commodity exchange, central depository, clearing house, registered under banking companies ordinance, banking companies, any banks, microfinance banks, development financial institutions, all companies engaged in production and sale of sugar। आप इसको 2-3 दफा पढ़ लेंगे तो पी लिखते हैं, इसको 2-3 दफा बस पढ़ लीजिएगा। अगर इनमें से कोई कंपनी आ गई तो आपको इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कर रहा इनको रट्टा मारे, इनको 2-3 दफा पढ़ लीजिएगा 2-4 मिनट लगा के। इसमें से कोई कंपनी आ गई तो आपने उसको क्या कहना है, ये नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। आसिम खान, ये एब्रीवेशन यूज नहीं कर सकते अभी, मुझे जरा ये मीटिंग क्लोज करने दो, फिर मैं इस आपके सवाल लेता हूँ। अच्छा, तो इट इज हाउ वी विल डू दिस, इसको 2-3 दफा जो है ना जरा नजर मार लीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा यार, आईएफआरएस 15 में एक बात करनी थी आपसे फाइनली। मैंने कहा था हमारे रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज चल रही हैं, उसमें अब एक छोटा सा सोल्यूशन मैंने आपको दिया था, उसके सोल्यूशन में मैंने आपको आज एक चेंज करवानी है। लेकिन इंशाल्लाह आपसे ही डिस्कशन करके चेंज होगी। ये हमारी आखिरी डिस्कशन है जी आज की, इसके बाद इंशाल्लाह साफ हजरात तैयारी पे फोकस करें अपनी, और हम इस क्लास को भी क्लोज करें। ठीक तरह निकालिएगा पेज 331, वॉल्यूम 2 में पेज 331।
अच्छा, ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज पे कौन सा शेड्यूल लगता है, किसी को याद है कौन सा शेड्यूल लगता है? मैंने बताया 5th शेड्यूल। वेल डन। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी, ये एक सवाल होमवर्क में दिया था हमने पेज 331 पे। ऑन यकम जनवरी 2021 एसएल ने प्रॉमिस किया है कि 130 चीजें बेचेगा, 100 रुपए के एतबार से एक चीज। जिस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी एंड 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी। आपके आसानी के लिए पहले महीने के एंड पे 70 प्रोडक्ट्स, दूसरे महीने के एंड पे 60 प्रोडक्ट्स। अच्छा, लेकिन इन्होंने पेमेंट जो है ना वो लेट की। सीएल मेड पेमेंट ऑफ 13,000 ऑन 5 मार्च। पेमेंट हुई 5 मार्च को। अच्छा, ऑन 15 फरवरी, जब तक पहली डिलीवरी हो गई थी 60 यूनिट्स की, सवाल हमने 2-3 दफा पढ़ा था, 70 यूनिट्स की पहली डिलीवरी हो गई थी और दूसरी वाली डिलीवरी अभी पेंडिंग थी। पहली डिलीवरी होने के बाद 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट हमने मॉडिफाई कर दिया, जिसमें हमने कहा 30 चीजें और बेचो हमें, और वो हमें 80 रुपए के एतबार से कस्टमर ने कहा बेचो। अब आप मुझे बता दें, IFRS 15 से बाहर निकल के एक चीज बताएं। 70 प्रोडक्ट्स कितने के एतबार से डील हुई? 100 रुपए के एतबार से। 60 प्रोडक्ट्स कितने के एतबार से डील हुई? 100 रुपए के एतबार से। अच्छा, और नई 30 प्रोडक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है वो कितने रुपए के एतबार से डील हुई? 80 रुपए के एतबार से। और ये चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, यानी कि कोई डिस्काउंट टाइप दिया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, हमने इसमें ये डिस्कशन की थी, 130 का ऑर्डर आया था, 70 डिलीवर हो गई जनवरी में। 15 फरवरी को 60 डिलीवर होनी थी, लेकिन 15 फरवरी को नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें 30 का और ऑर्डर आ गया। टोटल अब ऑर्डर है 90 का। 90 में से 60 हमने 28 फरवरी को डिलीवर कर दी और 30 हमने 12 मार्च को डिलीवर कर दी। अब मैंने ये चेंज किया था सवाल को ऐसे, कि जो पिछले सवाल मैंने आपसे कराए थे, मैंने उसमें कहा था इसमें ऐसे कर दें कि पेमेंट बाद में हो रही है, यानी डिलीवरीज के बाद हो रही है। 31 जनवरी और 28 फरवरी के बाद पेमेंट हो रही है, और इधर भी डिलीवरी हुई है हमारी 10 मार्च को, और पेमेंट हुई है बाद में 25 मार्च। अब इसके सोल्यूशन में मैं थोड़ी सी जरा बेहतरी करवाने लगा हूँ, वो जरा अटेंटिवली जरा सुन लीजिएगा। उस वक्त बात इतनी हॉट नहीं थी, जिस वजह से ये डिस्कशन आपसे करना शायद उस वक्त इंपॉर्टेंट भी नहीं था। अब जरा इंपॉर्टेंट है, एक दो एंट्रीज में मैं चेंज करवाने लगा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, हमने रेवेन्यू के ऊपर एक डिस्कशन की थी, रेवेन्यू कैसे बुक करना है। मैंने कहा था 70 का तो 100 पे ही कर लें, क्योंकि 31 जनवरी तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का नहीं पता था, इसलिए 70 का 100 पे हमने रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू। लेकिन बीच में 15 फरवरी को एक नया ऑर्डर आ गया। अब मैंने कहा था आप ऐसा काम करें कि पुरानी डिलीवरी पेंडिंग और नई डिलीवरी, इनकी एवरेज प्राइस निकाल के ये रेवेन्यू बुक करेंगे। तो अब आप बताएं, 60 यूनिट्स का रेवेन्यू 100 के एतबार से ही बुक करें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, या 93 एवरेज निकालें प्राइस, और 30 यूनिट्स का रेवेन्यू भी 93 पे बुक करें। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में इसका रेवेन्यू 100 लिखा हुआ है और इसका रेवेन्यू 80 लिखा हुआ है, लेकिन हमें एवरेज प्राइस निकालेंगे और बुक करेंगे। यहां तक बात क्लियर है तो ओके लिखते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी शुक्रिया, एक स्टूडेंट ने ओके लिख दिया, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं जी, 31 जनवरी को जिस वक्त मैं चीजें बेचूंगा, तो मुझे बिल्कुल इल्हाम नहीं होना कि मेरे पास नया ऑर्डर आना है। मेरा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी बन जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई कि फलां चीज बेचोगे तो फलां का रिसीवेबल बुक करो। तो मेरा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी बन जाएगा। मैं 70 चीजें बेचूंगा 100 रुपए वाली, तो मेरा राइट बन जाएगा उससे 7,000 लेने का। सेल में ये वाली बुक करूंगा जो मैंने वर्किंग के अंदर निकाल ली है। ये मेरी जी पहली एंट्री हो जाएगी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, ये मैंने की भी हुई है 31 जनवरी। जब 28 फरवरी आएगी और 28 फरवरी को मैं उससे और चीजें डिलीवर करूंगा, तो और चीजें डिलीवर करते हुए मुझे बताएं, ये जो रेवेन्यू है, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना एग्री किया था कि 60 चीजें कितने पे बेचूंगा? जरा सोच के बताएं, सोच के बताएं, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट में कितना एग्री किया था? 60 चीजें 100 पे बेचूंगा। डन, गुड, वेल डन। लेकिन मेरे भाई, मैंने रेवेन्यू तो 60 का 100 पे बुक नहीं किया, 93 पे बुक किया है, क्योंकि मैंने शायद ये समझाए कि मैं उसे कस्टमर बनाना चाह रहा हूँ। मैंने उसे सस्ती चीजें बेची हैं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं बेची, मैं उसे कस्टमर बनाना चाह रहा हूँ। इस वजह से मैंने रेवेन्यू को पोर्शन कर दिया 60 और 30 के अंदर। मुझे ये बताइए, ये जो 93 का रेवेन्यू है, ये मैं उसे बताऊंगा या मेरी इंटरनल कैलकुलेशन होगी? ये जो 93 का रेवेन्यू है,
ये मैं उससे बताऊंगा, ये मेरी इंटरनल कैलकुलेशन होगी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, ये मैं उसे नहीं बताऊंगा, उसे तो जो डील में ऊपर बातें लिखी हुई हैं वो करूंगा। इस तरह की कई चीजें हमने डिस्काउंट एलोकेशन के अंदर पढ़ी थी, कि डिस्काउंट एलोकेशन हम कस्टमर को नहीं बता रहे होते, हम उसे कह रहे होते हैं फ्री वॉच तुम्हें दे रहा हूँ, फ्री घड़ी दे रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता, उसके पीछे हम कोई और चीज के पैसे लेके उससे वो भी रिकवर कर रहे होते हैं। ये हमारी इंटरनल कैलकुलेशन होगी। अब मुझे बता दें, ये जो वर्किंग मैंने की हुई है इसकी बुनियाद पर रेवेन्यू कैसे बुक करूंगा? रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे बुक करूंगा? रेवेन्यू तो मैं 5600 का ही बुक करूंगा, जो मैंने वर्कआउट किया हुआ है। लेकिन मुझे बताएं, क्या मेरा राइट होगा कि उससे कॉन्ट्रैक्ट की मद में 60 × 100 का बिल भेजूं? मुझे सोच के बताएं, क्या मैं उसे पुरानी 60 चीजों का 100 का बिल भेजने का राइट होगा मेरे पास? जल्दी 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 बताएं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, क्योंकि ये एक वो बात है जो कॉन्ट्रैक्ट में उसके मुंह पे लिखी हुई है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के कि ये वाली चीजें तो ये 60 वाली 100 की बेचूंगा। अब बात थोड़ी मैं मजे की कर रहा हूँ, IFRS 15 आपने पढ़ लिया हुआ है, ये मौका आ चुका है जब आपसे ये बात कर लूं। तो मोहतरम मुनासिब था कि इस एंट्री की बजाय, बल्कि इस एंट्री को मैं काट रहा हूँ, पेपर में आप ये एंट्री करके आए, डेटर डेबिट कितने से? 6000 से। डेटर तेरे से 6000 लेने का हक है। हाँ, रेवेन्यू में इंटरनली बुक कर लूंगा 5600, मैं कोई इंटरनल किताबें उसकी अपनी शो नहीं कर रहा होता उसे। 28 फरवरी को मैं 5600 का रेवेन्यू बुक कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उससे जो नई डील पकड़ी है उसमें मैंने उसे डिस्काउंट दी है पिछली डील की वजह से। तो मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा अपने 5600 का, डेटर बुक कर लूंगा 6000 का। बैलेंसिंग बता दें, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। मेरा राइट बन गया 6000 लेने का। मैं उसे मुंह से कह सकता हूँ मुझे 6000 दो, बिल्कुल कह सकता हूँ मुझे 6000 दो। हाँ, देना उसने मार्च में, ये मुझे पता है, लेकिन मेरा मांगने का हक उससे बन गया। मुझे बताएं, बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे बच रही है? क्रेडिट साइड पे। बता दें, ये क्रेडिट साइड पे मैं क्या करूं? अगर मैं चीजें कम की बेचूं और पैसे लेने का हक मेरा ज्यादा बन जाए तो मैं क्या फील करूं? एंटाइटल्ड फील करूं या लायबल फील करूं? पैसे लेने का हक या पैसे मिलना ज्यादा है, पैसे ज्यादा मिलने हैं मुझे, और अभी रेवेन्यू मैंने कम बुक किया है, तो इसका मतलब है मैं क्या बुक करूं? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। तो इस स्टैंडर्ड में ना रेवेन्यू की कहानी और डेटर की कहानी अलग अलग चल रही होती है। तो ये जी चेंज करानी थी, सोल्यूशन में सही वाला इसका अपलोड कर रहा हूँ, और इसी सवाल के अंदर ये मसला था और किसी सवाल में नहीं था, तो मैं इसका सही वाला सोल्यूशन भी आज के नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ। तो लाइबिलिटी मेरी कितनी बन गई? बैलेंसिंग निकालनी है अपने पेपर में, कितने रुपए? 400 रुपए। हाँ, किसी ने कोई गलत एंट्री भी कर दी होगी जिस तरह ये हमने की हुई है, तो कि एक आधा नंबर कट जाना है, इसमें रेवेन्यू कैलकुलेशन मेन है जो आपने सही करनी है। बाकी ऑब्वियसली डेटर भी आप एहतियात कीजिएगा थोड़ा सा, इसी तरह बुक करना है। अच्छा, क्वेश्चन 4 ऐसा नहीं था, उसमें ना असल में पैसे एडवांस में आ रहे थे सब में, तो इसलिए ये मसला ही नहीं था। पैसे जब एडवांस में आ जाए तो फिर टेंशन ही नहीं होती। SL प्रॉमिस टू सेल 130, द CL पेड 13,000 इन इंसेप्शन, ये तो शुरू में ही आ गया था ना, तो इसके क्वेश्चन 4 में कोई मसला नहीं था। 1 2 3 4 में लग शुक्र है कोई ऐसा मसला नहीं। और 5 में भी मसला नहीं है, क्योंकि 5 में देखें हम ये वाली सेल ही 100 पे बुक कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी कोई मसला नहीं। मसला 6 में है और 7 में है। अच्छा जी, आगे चलें जी। अब मोहतरम, अच्छा, अब अगला काम क्या करेंगे जी? ये 28 फरवरी वाली एंट्री मैंने आपको चेंज कर दी, ये अभी मैं इंशाल्लाह अपलोड भी कर रहा हूँ। बाकी 5 मार्च को मैं, मेरी किताबों में डेटर खड़ा होगा 13,000 का, ये वाला 7,000 और ये वाला 6,000। 5 मार्च को मेरी किताबों में डेटर खड़ा होगा 13,000 का, और मैं उससे जाके कहूंगा 5 मार्च को यार मुझे पैसे दे दो, और वो मुझे पैसे दे देगा, कैश, डेबिट, डेटर, क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसकी मुझे टेंशन नहीं। अब आपने 10 मार्च पे मेरा साथ देना है, 10 मार्च, 10 मार्च पे मेरा साथ देना है। 10 मार्च पे मुझे बताएं कि 10 मार्च पे खड़े होकर, मैं ऊपर एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे पास जगह है, 10 मार्च पे खड़े होकर मैं सेल कितनी बुक करूं? सेल, 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 जल्दी बताएं, सेल, सेल कितनी बुक करूं 10 मार्च पे खड़े होकर? सेल, सेल, सेल कितनी बुक करूं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, सेल कितनी बुक करूं? सेल, 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 सेल की कैलकुलेशन में हमारे कोई मसला नहीं है, मैंने क्या थोड़ी एंट्री चेंज करवा रहा हूँ। सेल कितनी बुक करूं? सेल, सेल 2800, वेल डन, वेल डन। सेल तो मेरी वही बुक होगी 2800 के ऊपर। अब रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया 2800 पे। रिसीवेबल, या जिसे डेटर मैं कह रहा हूँ, डेटर को कितने से बुक करूं? डेटर को कितने से बुक करूं? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि डेटर तेरे से मैंने 80 पर प्रोडक्ट लेना है, कितनी प्रोडक्ट्स का? 30 का। अब मुझे बता दें डेटर कितने से बुक करूं? 30 प्रोडक्ट्स इंटू 80। बोलें जी, बोलें 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 बोलें, 2400। एंट्री कितने से आउट हो गई? एंट्री कितने से आउट हो गई? एंट्री कितने से आउट हो गई?
एंट्री 400 से आउट होगी। वेल डन, आगे चलाएं। मुझे बताएं बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है, डेबिट पे आ रही है, क्रेडिट पे आ रही है, डेबिट पे आ रही है, क्रेडिट पे आ रही है, डेबिट पे आ रही है। अब आप मुझे बताएं क्या मेरी कोई लाइबिलिटी किताबों में खड़ी है 400 की? 400 की मेरी लाइबिलिटी किताबों में खड़ी है। वो जो 400 की किताबों में मेरी लाइबिलिटी खड़ी है, पहले क्या हुआ था? पिछले में मैंने रेवेन्यू बुक किया था कम, लेकिन पैसे लेने का हक था ज्यादा मेरा, तो मैं उसकी तरफ लाइबल फील कर रहा था। इधर क्या हुआ है, इधर 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 मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया है ज्यादा, और पैसे लेने का हक मेरा कम है। इसका मतलब है आप जो मैंने रेवेन्यू बुक किया है, तो मेरी कोई पुरानी लाइबिलिटी को मैं खत्म कर दूं, क्योंकि देर इज नो लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। वो जो लाइबिलिटी थी गुड्स डिलीवर करने की, वो लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी डिस्चार्ज हो गई। तो नाउ वो जो लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट हुआ था जिसने हमें टेंशन डाली थी, उसको मैं बैलेंसिंग भी लिख सकता हूँ। बैलेंसिंग लिख के मैंने इसको किताबों से खत्म कर दिया। डन। पहली लाइबिलिटी, पहली एंट्री में क्या हुआ? पहली एंट्री के अंदर मेरा डेटर बुक हुआ 6,000 का। अच्छा, आप डेटर किस बेस पे बुक हुआ करना है? डेटर किस बेस पे बुक हुआ करना है, जरा जल्दी बता दें। जो मेरा रेवेन्यू है उस बेस पे बुक हुआ करना है, या डेटर बुक हुआ करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उस बेस पे? जल्दी बताएं। डेटर जो मैं रेवेन्यू की कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस पे बुक हुआ करना है, या जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है? एक्सेलेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जो सवाल का फेस बता रहा है। अच्छा, इसके बाद अगली एंट्री तो आसान है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो अब ये दो एंट्रीज हमारी चेंज हुई हैं जिन्हें मैं काट रहा हूँ। ये दो एंट्रीज चेंज हुई हैं, बाकी एंट्री सारी सेम है। और ये दो एंट्रीज नई बन गई हैं, ये मैंने आपसे क्लास से पहले कर ली हुई थी, लेकिन अभी मैं अपलोड कर देता हूँ सोल्यूशन, इंशाल्लाह इसमें आपका मसला हल हो जाएगा। चैलेंज लें अगला सवाल, क्वेश्चन 7 को। चलें जी, क्वेश्चन 7 को चैलेंज के तौर पे लेते हैं। इसमें मोहतरम हमने क्या किया था? क्वेश्चन 7 में हमने ये किया था, होमवर्क में आपको दिया था पेज 332। इसमें हमने कुछ ऐसी साइंस मारी थी कि इसमें हमने कहा था कि एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर नीदर डिस्टिंक्ट नॉर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो ऐसी सूरत के अंदर हमने क्या किया था, शायद रेवेन्यू में डिस्कशन आ रहा हो, हमने रिट्रोस्पेक्टिवली रेवेन्यू को सही किया था। 70 का रेवेन्यू 100 पे ही बुक कर दिया। फिर उसके बाद जब नई डील हुई, तो नई डील पे हमने 70 का 100 वाला, 60 का 100 वाला और 30 का 80 वाला, इन तीनों को एवरेज करके 96 की प्राइस निकाली थी। और नया रेवेन्यू 60 यूनिट्स का भी 96 पे बुक किया था, 30 यूनिट्स का भी 96 पे बुक किया था, और पुराने का 100 पे बुक हो चुका था। उस पुराने के 100 को 96.25 माइनस करके, यानी उस रेवेन्यू को कम किया था। 100 पे बुक हो चुका था, 96 पे बुक होना चाहिए था, तो हमने रेवेन्यू को रिवर्स कर दिया था। अब ये सारी कैलकुलेशन सही है, इसमें कोई मसला नहीं। 31 जनवरी को हम रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे, 15 फरवरी को रेवेन्यू डेबिट करेंगे, 28 फरवरी को रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे, 10 मार्च को रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे। तो रेवेन्यू साइड में कोई मसला नहीं, लेकिन एक और खड्डा है जो हमने आज खड़ा किया है, उसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट। 31 जनवरी तक तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होने का इल्हाम ही नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई 15 फरवरी को हुआ। तो 31 जनवरी को जिन लोगों को इस सवाल में कोई मसला आ रहा है ना, वो बेशक बाद में यूट्यूब पे ले लें, पहले ये सवाल अच्छी तरह कर लीजिएगा होमवर्क वाले, 1 2 3 करके। अच्छा जी, 31 जनवरी को मैंने रेवेन्यू कितना बुक करना है, जल्दी बताएं। 7,000, क्योंकि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है। 31 जनवरी को मैं रेवेन्यू बुक करूंगा 7,000, ये वाले मेरे इजी मार्क्स हो गए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उससे मुझे पैसे लेने का कितना हक है? 70 यूनिट्स के 100 रुपए। तो बता दें जी, 70 यूनिट्स के 100 रुपए, क्या जवाब आ गया? 7,000। तो डेटर और रेवेन्यू मैच कर गए। एनी प्रॉब्लम? ओके, क्लियर, आगे चलें। क्या मेरा उससे 7,000 रुपये लेने का हक है? यस। आगे चलें जी। अब 15 फरवरी को आके उसने ये कहा, मोहतरम आप ऐसा करें, आप जो है ना वो मुझे और यूनिट्स दे दें। अब ऐसी सूरत में हमने सोचा ये चीजें डिस्टिंक्ट भी नहीं है और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी नहीं है, इसलिए हमने पुरानी सेल को भी छेड़ना है। अब पुरानी सेल 7,000 पे बुक रहे या कम हो जाए? कम हो जाए, कितने से कम हो जाए? 62.5 से। अब जब नया ऑर्डर मैंने पकड़ा, तो एक हमने एंट्री मारी थी इधर, रेवेन्यू डेबिट। रेवेन्यू डेबिट कितने से? रेवेन्यू डेबिट कितने से? 262.5 से। ये रेवेन्यू डेबिट हो गया। क्रेडिट किससे करूंगा? अच्छा मुझे बताएं, ये जो रेवेन्यू रिवर्सल है, ये कस्टमर को बता के हो रही है या ये इंटरनल कैलकुलेशन है?
ये कस्टमर को बता के हो रही है या इंटरनल इंटरनल कैलकुलेशन है? इसका मतलब है, अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं अपना डेटर कम कर लूं, डेटर क्रेडिट करूं, तो ये अजीब सी बात हो जाएगी। इसका मतलब है मेरा डेटर से राइट टू रिसीव मनी कम हो गया है। हालांकि राइट टू रिसीव मनी कम नहीं हुआ, मेरी जो डील उससे चल रही है वो यही चल रही है कि 70 चीजें मैंने तुम्हें 100 पे बेचनी है, 60 चीजें मैंने वो भी तुम्हें 100 पे बेचनी है। तो ऑन द फेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर से हम जो पैसे लेंगे वो 70 के 100 रुपए ही लेंगे और 60 के 100 रुपए ही लेंगे। लेकिन अपनी इंटरनल कैलकुलेशन के लिए जब हमें पता चलेगा कि चीजें डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर हम अपने रेवेन्यू पुराने वाले में भी एडजस्टमेंट करेंगे। आप बता दें आज आके मैं जोर किस पे निकालूं? रेवेन्यू मैंने डेबिट कर दिया, डेटर क्रेडिट नहीं कर सकता। इसलिए डेटर क्रेडिट नहीं कर सकता कि आई हैव स्टिल राइट टू रिसीव मनी ऑफ 7,000। ये रेवेन्यू की कैलकुलेशन मेरी इंटरनल है, इट हैज नथिंग टू डू विद कस्टमर। आप बताएं जी, मैं क्या करूं? जल्दी से बताएं, क्या करूं? क्या करूं? क्रेडिट किसे करूं? क्रेडिट किसे करूं? एक्सेलेंट, एक ही चीज आ जाके बच जाती है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। 5 260 2.5। मैं इतना जो है वो, अब आप समझ लें कि कहानी कुछ ये बनी है कि अगर इन दोनों को मैं नेट करूं ना, इन दोनों को मैं नेट करूं, तो मेरा रेवेन्यू बनता है, कितने यार कैलकुलेटर, इन दोनों को अगर मैं नेट करूं, नहीं मेरा कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, चलो खैर है, आप लोग को बता देगा। इन दोनों को अगर मैं नेट करूं तो मेरा रेवेन्यू बनता है, नहीं कोई करवा रहा, चलिए मैं ढूंढता हूँ, कहाँ रह गया, 6737.5। अब 6737 का मैं रेवेन्यू बुक कर रहा हूं और मेरा राइट टू रिसीव मनी है 7,000। अब अगर मेरे पैसे लेने का हक है 7,000 का एज पर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं स्टैंडर्ड की वजह से रेवेन्यू कम बुक कर रहा हूं, तो जो मैं डेटर डेबिट कर रहा हूं उसके अगेंस्ट फिर मैं लाइबल फील करूंगा कि उससे कोई ना कोई फ्यूचर में डिलीवरी देनी है। ये इसकी कुछ लॉजिक बनेगी। तो रेवेन्यू मैं बुक कर रहा हूं ओवरऑल 6737 से, लेकिन मेरा डेटर खड़ा हुआ है 7,000 पे। तो ऑब्वियसली आई शुड फील माई सेल्फ लाइबल कि जितना मैंने डेटर डेबिट किया है उतनी मैंने डिलीवरी नहीं की। पिछले सवाल में भी यही चल रहा था। सोचें लाइबिलिटी मैंने क्यों क्रेडिट की है? मैंने रेवेन्यू बुक किया है कम और डेटा रिकॉर्ड की है ज्यादा। इसका मतलब है मेरा पैसे लेने का हक ज्यादा बन रहे, और अगर पैसे वो ले भी आए तो फौरन मैं सारे पैसे ले लूंगा। तो पैसे एक तरह के मेरे पास ज्यादा आ गए हैं या आने वाले हैं, लेकिन मैंने चीजें अभी कम डिलीवर की हैं। तो क्या फील करूं उसकी तरफ में? लाइबल फील करूं। एक्सेलेंट, आगे चलें। पैसे लेने का हक मेरा इतना है, लेकिन चीजें मैंने अभी रेवेन्यू कम डिलीवर की है, रेवेन्यू कम बुक की है, तो इसलिए बाकी मैं उसकी तरफ लाइबल फील। अगला जी, अब 28 फरवरी को आपने एंट्री करवानी है मजे की, वो जबरदस्त किस्म। 28 फरवरी को आप एंट्री करवाएंगे। 28 फरवरी को मोहतरम, हमारी जो एंट्री बनेगी, रेवेन्यू कितने पे बुक करना है? रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, हिम्मत हौसला जज्बा, रेवेन्यू कितने पे बुक करना है? रेवेन्यू, वो बोले ना यार, रेवेन्यू में तो कोई मसला नहीं ना, 5775 पे। अच्छा, ये अब मैंने 60 चीजें डिलीवर की है ना, तो कस्टमर से मैं 60 के कितने मांगूंगा? 60 के कितने मांगूंगा? जल्दी जल्दी यार बोलो, 60 के कितने मांगूंगा? एक्सेलेंट, 100। 60 चीजों के मैं 100 मांगूंगा, तो मैं डेटर डेबिट कर दूं। 60 × 100 कितना बन गया जी? 6,000। 6,000 से मेरा डेटर डेबिट कर दूं। आप बोलें जी, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है क्रेडिट पे आ रही है? बैलेंसिंग डेबिट पे आ रही है क्रेडिट पे आ रही है? क्रेडिट पे आ रही है, वेल डन। क्रेडिट पे कितनी आ रही है पहले जरा मुझे बता दें। 225। 225 का मुझे बताएं, अगेन वही कहानी बनी है कि मैं 6,000 पैसे लेने का हक है, लेकिन 6,000 की डिलीवरी नहीं की। तो एक तरह का मेरा हक ज्यादा है पैसे लेने का, लेकिन मैंने अभी तक डिलीवरी नहीं की, तो मैं उसकी तरफ क्या फील करूं? पैसे लेने का हक मेरा ज्यादा है, पैसे आने ज्यादा हैं, लेकिन रेवेन्यू में कम बुक कर रहा हूं, मैं उसकी तरफ क्या फील करूं? लाइबल लाइबल। पुरानी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिवर्स नहीं करनी, जज्बाती नहीं होना, एंट्री जो चल रही है उनके रिदम पे रहें। अभी मैं उसकी तरफ और लाइबल फील करूं। पिछली सेल की वजह से भी मैं लायबल फील करूंगा, क्योंकि पिछली सेल में भी सेल कम थी, डेटर ज्यादा था। इस सेल में भी मैं लायबल फील करूंगा, सेल
कम थी, डेटर ज्यादा था। और मुझे सोचना नहीं पड़ेगा पेपर में, बैलेंसिंग फिगर बता देगी फिगर डेबिट पे आ रही है क्रेडिट पे आ रही है। ये करके पहले जब कस्टमर से पैसे लें जी, कस्टमर पैसे लेके आ गया, आजा 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 बड़ी पैसे लेके आजा, 5 मार्च को पैसे लेके आ गया। 5 मार्च को पैसे लेने की नॉर्मल सी एंट्री बता दें, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये 7 + 6, 13,000 रुपया मुझसे ले लेंगे, कैश डेबिट हो जाएगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा। अभी लाइबिलिटी को ना छेड़ें, इस लाइबिलिटी को हम चीजें डिलीवर करके खत्म करेंगे। डेटर को खत्म करते हैं कैश लेके, और लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे चीजें डिलीवर करके। ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो कस्टमर मेरे पास पैसे लेके आएगा, तो मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 13,000 से। इसके बाद जी आगे चलें। और अगेन मैंने कहा यार इतनी मुश्किल वाली बात नहीं, कोई का दुका एंट्री आगे पीछे भी हो जाएगी, तो हर एंट्री के आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब 10 मार्च का फटा जी मेरे से हल करवा दें। 10 मार्च को रेवेन्यू कितना बुक करूं, अगर किसी को नजर आ रहा है रेवेन्यू कितना बुक करूं, रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। एक्सेलेंट, 288,7.5, ये जी मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया। अच्छा, मुझे बताएं 30 यूनिट्स के कस्टमर से कितने पैसे लेने का हक है मेरा। 30 यूनिट के कस्टमर से कितने पैसे लेने का हक है। एक्सेलेंट, 2400। अब मैं डेटर कितने से डेबिट करूं। 30 यूनिट जरा 80, 2400। अब बताओ क्या हुआ, अब बताओ बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है, डेबिट साइड पे। अच्छा पहले जरा लॉजिक एक सोचो, मैंने चीजें डिलीवर कर दी हैं ज्यादा, और मेरा पैसे लेने का हक है कम। इस बात का मतलब ये है कि मेरी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, और डेबिट साइड पर वो जो लायबिलिटी खड़ी हुई थी उसे जरा खत्म करें, जरा बैलेंसिंग फिगर निकालें कितनी आ रही है। बैलेंसिंग फिगर निकालें कितनी आ रही है, 487.5। ये जरा 487.5 चेक करें, बैलेंस ऑलरेडी लायबिलिटी अकाउंट में पड़ा हुआ था। इन दोनों को जमा करके देखें, इन दोनों को जमा करके देखें, इन दोनों क्रेडिट्स को जमा करके देखें, पड़ा हुआ था इतना बैलेंस। क्या मैं पिछली सेलों की वजह से, मैंने पिछली सेलें कम की थी, मैंने पिछली सेल्स कम की थी, डेटर ज्यादा बुक किया था, तो मैं लायबल फील कर रहा था। अब ये वाली सेलें मैंने कम की हैं, सॉरी ज्यादा की हैं, और डेटर कम बुक कर रहा हूं। इसका मतलब है वो जो पुरानी लाइबिलिटी थी अब वो खत्म हो गई। तो जैसे ही आपको पता है सेल बुक होती है तो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, अब मैं लाइबल उसकी तरफ फील नहीं करूंगा। तो ये अब इससे बैलेंस टैली कर गया, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट भी किताबों से उड़ गया। भाई इसी तरीके से अपने पेपर में एंट्रीज करनी है अगर ये सवाल आ जाए। शुक्रिया। अच्छा, अब आप मुझे बता दें इन द एंड, आखिर में इस डेटर से अब मैंने कितने रुपए लेने हैं, 2400 रुपए लेने हैं। तो एंड पे पैसे लेने डेटर से, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो अब ये जी रिवाइज करके मैंने एंट्री जो है वो नोट्स में लिख दी है, तो ये इंशाल्लाह आपको मैं अवेलेबल भी कर दूंगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अब आप हजरात के सवाल हैं, उन सवालों को मैं बड़ी खुशी से ऑनर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दें। कल की जूम मीटिंग हमने रखी हुई है सवालों के लिए, तो वो इंशाल्लाह होगी तकरीबन 5:05 पे। ग्रुप में मैसेज शेयर कर दिया गया है 5:05 पे। तो उसमें इंशाल्लाह जो है वो आपके सवाल में ले लेते। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। आप हजरात का सिलेबस ख़त्म हुआ। अल्लाह आपको पास करे और आसानियाँ करे आपके लिए। ये मैं रोड नोट्स इंशाल्लाह रात तक अपलोड कर देता हूँ। ओके जी। बस टेंशन नहीं लेनी यार, इंशाल्लाह बस चीज़ें हो जाती हैं। आप लगे रहें, इंशाल्लाह पेपर के अंदर हर सवाल आधा आपने करके आना है, आधा भी आप कराएंगे, हर सवाल आधा। ये ना सिलेक्टिव स्टडी ना कीजिएगा, ये चीज़ छोड़ दूँ ये कर लूँ, ये छोड़ दूँ ये कर लूँ, ये ज़रा रिस्की होगा। आप हर सवाल को हिम्मत करके आधा कीजिएगा, इंशाल्लाह आप जो है वो पास हो जाएंगे। कोई टॉपिक में कोई सब टॉपिक नहीं, बस छोड़ के जाना। ठीक है जी। आप ग्रुप में अनाउंसमेंट देख लीजिएगा, अगर मेरा कोई दिल चाहा आखिरी 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट करने का, तो कोई चीज़ आपसे डिस्कस जहन में आई, तो कई दफ़ा को बच्चे भी अच्छी चीज़ पूछ लेते हैं, बंदा सोचते सबको बता दे। बहरहाल मेरी तरफ से अब ओवर है। अल्लाह हाफिज़। या वेबसाइट पे भी आप देखते रहिएगा। आपके दिन। अल्लाह हाफ़िज़, रात को पाक